अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो पहला रोज़ा है और इसकी जो है मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। पूरी इफ्तारी की जिस तरह से मैंने बनाई थी और क्या-क्या बनाया था वो सारा एंड तक बताऊँगी मैं आपको। दूसरा ये है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगी। मुझे बहुत दिनों से ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे था कि चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बात करती हूँ इस पे, क्योंकि कुकिंग तो देखिए आप सबने ही देखी होती है कि किस तरह से होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, बहुत से लोगों के होते हैं प्रॉब्लम्स। तो पहले मैं थोड़ा-सा इस डायरी के बारे में बता दूँ, फिर इसके बारे में भी क्वेश्चन्स आएँगे। ये मैंने ऑनलाइन मँगवाई थी और ये बहुत अच्छी डायरी है, पूरे रमज़ान का इसमें प्लानर है, इसमें रेसिपी, मतलब आप अपना मेन्यू डाल सकते हैं, इसमें नमाज़ ट्रैकर है, इसके अंदर गुड डीड्स हैं, दुआएँ हैं, जो नोट कर सकते हैं। इवन कलरिंग के लिए भी एक सेक्शन दिया हुआ है, तो और ईद की शॉपिंग के लिए भी दिया हुआ है। तो बड़ी अच्छी डायरी है। हुआ तो मैं इसका लिंक नीचे शेयर कर दूँगी ताकि अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। ये कोई कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग कि आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर जाए। देखिए मुझे, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। मुझे ना किसी का मैसेज आया कि लाइक एक खातून का मैसेज आया कि मेरी जो बहू हैं वो अपनी जो मेरी पोतियाँ हैं उनको बार-बार मेरे पास भिजवाती हैं। लाइक ये रमज़ान का महीना है, फिर भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जी मेरे पास भिजवाती हैं और कहती हैं कि जी मैं तो हम तो इस घर से चले जाएँगे, तो घर अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ने जो है वो कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें थोड़ी-सी उनको तरक्की मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत डाले। बट शी सेड कि आई एम हैविंग अ वेरी पुअर न लाइफ़, तो मैंने सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़ारी है। तो उस पे जो है ना मेरी बहू अभी आजकल ये कर रही है। तो पहले हम इस पे बात करेंगे और मैं एंड तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म का वज़ीफ़ा शेयर करने वाली हूँ फॉर इस रमज़ान के लिए, रमज़ान के महीने के लिए स्पेशली, जिसमें अल्लाह ताला आपको फ़रावानी रिज़्क देगा। पहली तो बात ये है कि अगर कोई औरत इस तरह से अपनी सास को बार-बार बच्चे भिजवा के ये पैगाम पहुँचाए कि जी हम तो इस घर से जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया है और मैं जो हूँ अब इधर नहीं रहूँगी, ये घर में मेरा दिल तंग होता है, या इस टाइप की बातें। देखिए पहली तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ का दारोमदार नियत पे है। अगर आप इतनी बदनीयती करेंगे, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क देने वाली है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो अगर आपके घर में कोई हेल्पर्स काम कर रहे हैं ना, तो आपने तो उनका इतना ख़्याल रखना है कि वो इतने खुश हों आपसे कि वो ये सोचे भी ना कि हम किसी और के पास जाएँगे, क्योंकि आप उनका इतना ख़्याल रख रहे हैं और उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखें। तो ये कौन है? ये आपके घर के हेल्पर्स हैं। और कहाँ आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या आपकी सिस्टर इन लॉ जो कि थोड़े-से अगर वो गरीब हैं या उनके पास पैसा नहीं है, तो आप उनको इस तरह का एटीट्यूड दिखाएँ कि जी मेरे पास तो अभी पैसे आ गए तो मैं तो अब इस घर में नहीं रहूँगी। ना रहें आप इस घर में। इस्लाम में कहीं पर भी सास-ससुर के साथ रहना जो है ना वो नहीं लिखा हुआ। ये एक रियलिटी है, इस्लाम में आप कहीं पर भी ले लें, कहीं पर मिसाल नहीं मिलती, माँ-बाप की मिलती है कि उनकी खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन सास-ससुर का मैं मानती हूँ कि कहीं पर भी नहीं है, ना आपको फ़र्ज़ है कि आप उनकी खिदमत करें, बट आपको उनकी दिल आज़ारी भी नहीं करनी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मदर इन लॉज़ को नहीं अलाउड कि वो अपनी बहुओं की दिल आज़ारी करें, तो आपको भी नहीं अलाउड कि आप किसी की दिल आज़ारी करें, और वो भी इस तरह की, और वो भी रमज़ान के महीने में। सीरियसली मुझे तो इतना बुरा लग रहा था, मतलब उन ख़ातून के लिए बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा-सा थोड़ी हैसियत दे दी है, थोड़े से आपको पैसे दे दिए हैं, तो आपको बिल्कुल हक़ नहीं पहुँचता कि आप दूसरों को इतना डिग्रेड करें। बिलीव मी, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को इतना नीचा दिखाएँ। तो उसमें ये है कि मैंने उनसे यही कहा कि देखिए अगर वो जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको जाने दें। आपका बेटा है, वो आपसे नहीं छूट सकता, और अगर वो आपका ख़्याल रखता है तो इस टेंशन लेने से, इस तरह के लोगों को घर में रखने से तो बहुत बेहतर है कि आप उनको उनके खुशी में जाने दें और कभी-कभी उनको देखा करें। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका बेटा अगर आपके बकौल उनके कि मेरा बेटा मेरा ख़्याल रखता है, मुझे खर्चा भी देता है, मुझे लेकिन इनको ये इनसिक्योरिटी ऐसे कि नहीं कि वो जाएँ, तो वो फिर मुझे कुछ पैसे-वैसे ना दें। तो मैंने कहा देखिए, आपका बेटा है, मेरा नहीं ख़्याल कि वो आपको इस तरह से ट्रीट करेगा। आप उनको बाँध के रखेंगी तो वो तो बेटा भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को खुशी-खुशी जाने दें, खुशी-खुशी रहने दें, जिधर भी वो रहना चाहता है। वन्स अ ब्लू मून आए, कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा आ गया, 2 दफ़ा बच्चों को लेकर आ गया, तो
वेल एंड गुड। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप मेंटली कितनी सुकून में रहेंगी, आप वो नेगेटिविटी डेली बेसिस पे नहीं देखेंगी। ये बात मैं आज ये सारी डिटेल बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे जो है वो मदर इन लॉ गलत हो। समटाइम्स इस तरह से जो लोग करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं, जो अपने मीन्स एल्डर्स से इस तरह करते हैं। सो वो नहीं रहना चाहती, वेल एंड गुड। मेरा तो यही मानना है कि जब बेटों की शादी हो जाती है ना, तो आप बेहतर है कि उनको कहें कि आप अपने घर में रह लो और आप सुकून से अपनी सारी ज़िंदगी बच्चे पालें। अभी आपको अगर हाँ, ये मसला है कि अगर शौहर नहीं है और आपकी मजबूरी है उनके साथ रहना, तो वो तो एक अलग बात है ना। आप अकेली नहीं रह सकती। लेकिन अगर आपके पास इस तरह है कि आपका घर है, आपके हस्बैंड हैं और आपके और 2-4 बच्चे भी हैं और लेकिन आपको है कि ये भी यहीं पर रहें, तो देखिए ये फिर आप अपने दिमाग से निकालें, अपना पीस ऑफ माइंड देखें, अपना सुकून देखें, अपने अपने दिल का सुकून देखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिलीव मी, ऐसी नेगेटिविटी जो बार-बार घंटे में 2 बाद बच्चे बाहर आते हैं और आपको इस तरह का मैसेज कन्वे कर देते हैं आपकी बहू का, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मेरा तो कल से बड़ा दिल खफ़ा था, वरना मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ना ये अफ़्तारी की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे था कि नहीं, वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड फिर मैंने उनसे कहा कि और एक और चीज़, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे फरावानी रिस्क के लिए, रिस्क की तंगी के लिए। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा वज़ीफ़ा भी शेयर करना है कि जिसमें आप पढ़ेंगे तो बिलीव मी यू विल सी द रिजल्ट, और वो है भी रमज़ान का। तो मुझे था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, ताकि रमज़ान में जो है ना आप लोग ये फरावानी रिस्क के लिए जो है ना इस वज़ीफ़े का जो है ना आप लोगों ने ज़रूर वर्त करना है, ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम फ़ेस ना करनी पड़े, कभी किसी भी ऐज में, लाइक किसी भी ऐज में, बुढ़ापे में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना फ़ेस करनी पड़े, ना किसी का जो है ना वो आसरा हो और ना ही किसी की जो है ना मोहताजी हो। तो अब मैंने इनको ये बताया, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप लोगों को कोई इस तरह का मैसेज करे तो आप उनको क्या कहेंगी? मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे होता है कि ठीक है, मैं अपने घर में खुश हूँ, सुकून में हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स जब आप फेस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको होता है कि लोग जी रहे हैं, खुश हैं, नहीं हैं, आपसे जेलस हैं, आप बिल्कुल अपने दिमाग से उन सबको अपने दिमाग से निकाल दें। स्पेशली ऐसे नेगेटिव लोगों को, जो कि आपके दिमाग पे सवार हों और आपको हर वक़्त तंग करते रहें। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी सगी बेटी क्यों ना हो, आपको तंग कर रही है, तो आप ना पीस ऑफ माइंड के लिए ना थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहें। तो ये तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से मैसेजेस आते हैं और मुझे होता है कि चलें, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ख़ैर, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा-सा वज़ीफ़ा, और ये वज़ीफ़ा जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव है, बिलीव मी। ये बहुत इफ़ेक्टिव एंड बहुत अच्छा वज़ीफ़ा है, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना उनको सॉल्व करेगा। तो वज़ीफ़ा ना मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत गौर से आप लोगों ने सुनना है, बहुत गौर से, क्योंकि बाद में मुझे इतने क्वेश्चन्स आते हैं कि आपने इतने बजे पढ़ना है। जैसे मेरा दूसरा जो वज़ीफ़ा था, जो कि मैंने आप लोगों से साथ शेयर किया था इशा की नमाज़ के बाद वाला, वो वज़ीफ़े के लिए अभी भी मुझे ये आते हैं कि अगर हम उसमें बातें कर सकते हैं, हम उसमें मैं थोड़ा-सा इसको भी ब्रीफ़ कर दूँ कि जब आप पहले तो मैं बताऊँ कि क्वेश्चन्स क्या होते हैं। वज़ीफ़े में जो है ना वो हम बातें कर सकते हैं। क्या ये वज़ीफ़ा जो है हम मग़रिब के टाइम पढ़ सकते हैं इशा के बगैर? क्या मैं फज्र के बाद पढ़ सकती हूँ? और क्या ये मैं सारा दिन में डिफ़रेंट टाइमिंग्स में बैठ के पढ़ सकती हूँ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो वज़ीफ़ा आपको जिस टाइम के लिए बताया गया है और जितनी दफ़ा बताया गया है, उसको उतनी दफ़ा आपने करना है। और ये बात याद रखिए कि उसमें रद्द-ओ-बदल मत करें और इतने क्वेश्चन्स भी नहीं करने हैं, जो जिस तरह का क्लियर कट वज़ीफ़ा मैं बता रही हूँ, तो उसको प्लीज़ आप लोग बिल्कुल वैसे ही करें। उसमें आप लोग अपनी अमेंडमेंट्स या चेंजेज़ मत लेकर आएँ। देखिए, हर चीज़ की तासीर होती है, हर चीज़ का अपना वक़्त होता है। तो ये सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरावानी रिस्क हो और आपके घर में कभी तंगदस्ती ना हो, तो रमज़ान में ना आपने एक काम करना है कि मग़रिब की नमाज़ के बाद, दोबारा बता रही हूँ, मग़रिब की नमाज़ के बाद आपने 21 मरतबा, मग़रिब की नमाज़ के बाद 21 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, ठीक है? मग़रिब की नमाज़ के बाद 21 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, और फिर इशा की नमाज़ के बाद आपने सूरह फ़तह पढ़नी है 3 दफ़ा। आई होप मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ। मग़रिब की नमाज़ के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है,
اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی. سورہ فتح اتنی لمبی سورت نہیں ہے، ہاں کوئی آدھا گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن اس سے آپ کو جو پرابلمس ہیں، آپ کی جتنی پرابلمس ہیں نا آپ کی رزق کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ سالو کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات برکت دے دے گی آپ کے رزق میں، کہ آپ کو جو جیسے دیکھیں بے برکتی بھی نا ایک بہت بڑی سزا ہے. اگر آپ کے رزق میں برکت ہے نا تو اس کا مطلب اللہ آپ کی رزق کو بڑھا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ پہلے تو لوگوں کی دل آزاریاں نہ کریں، کیونکہ اٹ ڈپینڈس، ایوری تھنگ ڈپینڈس آن یور نیت. آپ کی نیت صاف ہوگی، اللہ آپ کو نیت کے مطابق دے گا. دوسرا، آپ نے اس میں پابندی کرنی ہے جتنے بھی اور صرف یہ رمضان کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں بتا رہی ہوں. اس کے بعد آپ کیونکہ مجھے پھر کوسچنز آئیں گے رمضان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کہ رمضان میں جتنے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے. کوشش کریں کہ پورا رمضان ہی پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیں اگر ان کیس آپ کو آپ کے پیریڈز بھی آئے تو آپ کی زبان پاک ہے. آپ نماز نہیں پڑھی تو آپ مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیں. مطلب آپ نے سورہ قدر تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، اینڈ اگر سورہ فتح کا ہے تو آپ صرف ان پیریڈز والے ڈیز میں سورہ فتح کو آپ اومٹ کر دیں. لیکن سورہ قدر جو ہے نا وہ 21 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سورہ فتح آپ کو زبانی آتی ہے، حفظ کیا ہوا ہے، تو سب سے اچھی بات اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو دوبارہ بتا رہی ہوں، 21 مرتبہ سورہ قدر مغرب کے بعد، اور 3 مرتبہ سورہ فتح عشاء کے بعد. ٹھیک ہے، ہوپ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ میں نے بہت کلیئرلی آپ لوگوں کو ہر چیز بتا دی ہے. ہاں جی، تو ابھی آتے ولاگ کی طرف. میں نے جو ہے وہ بنا لیا تھا ٹورٹیا والا پیزا. بڑا ایزی پیزا ہے بھائی، بہت ہی ایزی پیزا ہے. ہو سکتا ہے میں اس کا شارٹ بنا کے ادھر آپ لوگوں کو ڈال دوں گی، تو آپ لوگوں کو، کیونکہ ریسیپیز جو ہے نا سم ٹائمز اگر اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو ریسیپیز میں آپ کو شارٹس کی صورت میں اسی میں ڈال کے دے دیا کروں گی نیکسٹ ویڈیوز میں، تو آپ لوگوں کو آرام سے کلیئرلی سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے میں نے بنایا. اور دوسرا میں نے بنائی تھی فروٹ چاٹ کریم والی، اور اس کے علاوہ میں نے چنا چاٹ بنایا تھا املی والی، اور ساتھ میں دہی پھلکی بنائی تھی. وہ میرے بیٹے کی بہت ہی فیوریٹ ہے. دہی بلے تو میرے پورے رمضان میں نا میرے گھر میں دہی بلے ضرور بنتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں کون سی ایک ایسی چیز ہے، ایک پکوڑے ایک دہی بلے، ان سے میری جان نہیں چھوٹتی. باقی ساری چیزیں میں رد و بدل کرتی رہتی ہوں. اور ایک روح افزا والا شربت، یہ بھی میرے گھر میں جو ہے نا، یہ میرے بچوں کا سب سے فیورٹ ہے. موسٹ فیورٹ چیز ہی یہی ہوتی ہے. اور بس کھجور جو تھی نا، وہ مجھے تھا کہ سمپل رکھنے سے بہت بہتر ہے کہ میں اس میں ایک مطلب بادام اور کریم لگا لوں، اور ساتھ میں جو فروٹ چاٹ تھی اس کے اندر میں نے کھجوریں ڈالنی تھی. مجھے بہت اچھی لگتی ہے کھجور بھی، اور اس کے اندر کشمش بھی، اور تھوڑے سے میں نے نٹس ڈال دیے تھے، کیونکہ رمضان ہے، آپ میں تھوڑی کمزوریاں آ جاتی ہیں. نٹس ہم ویسے نہیں کھا رہے ہوتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑے سے نٹس بھی اگر آپ اپنے فروٹ چاٹ کے اندر ڈال دیتے نا، تو بہت ہی مینز مزے کی فروٹ چاٹ بھی بنتی ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ فروٹ چاٹ کا جو ہے وہ نیوٹریشنز اور بھی بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پیزا جو ہے نا، سیریسلی یہ تو بڑی آسان ریسیپی تھی، بہت ہی اچھی ریسیپی تھی. بلیو می، ہارڈلی جو ہے نا 20-25 منٹ کے اندر میرا پیزا بھی ریڈی ہو گیا تھا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مینیو بنا لیا تھا افطاری، کیونکہ پہلا روزہ تھا تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ایز یو آل نو، افطاری کرنے بنانے میں. تو میں کیا کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا پہلے بنا لوں، لیکن الحمدللہ آج پہلا روزہ تھا نا تو تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی تھی. اور کل سے آئی ول بی اسٹارٹنگ ویری ارلی، کیونکہ بہت سخت نیند آئی ہوتی ہے، تو میں ظہر کے بعد اور عصر کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی. سو یہ میں نے سارا شربت وغیرہ ڈال دیا، اور پیالے والے میں نے رکھ دیے تھے. اور ہاں، میں نے کھانا نہیں بنایا تھا، کیونکہ کھانا موسٹلی آپ لوگوں کو پتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جو ہے وہ چلے گئے خیر سے اپنی جاب کے لیے. وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویری کچھ دنوں بعد ہی آئیں گے. وہ تو پھر جب آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. تو ابھی بچے تھے اور میں تھے، اور میں تو اتنا زیادہ ہیوی سحری وغیرہ کرتی نہیں ہوں. تو میں بناتی تھی صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے، جو بھی سحری بنانی ہوتی تھی وہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بناتی تھی. تو یہ ہم افطاری بنائی، اور کافی ساری افطاری تھی، تو کافی رات تک ہم یہی کھاتے پیتے رہے تھے. سو خیر، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اینڈ سی یو انشاءاللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.